ये जो कैदी को देख रहे हो उसका नाम है रिकी। लेकिन रिकी कोई आम कैदी नहीं था, वो था ऐसा कैदी जिसे दुनिया की किसी भी जेल में बंद करके नहीं रखा जा सकता था, क्योंकि उसके अंदर थी अजीब तरह की ताकत। इसलिए उसे चाहे दुनिया के किसी भी कोने की सिक्योर जेल में रखो या फिर उसे जमीन के नीचे दफना भी दो, फिर भी वो वहीं से निकल आता था। दुनिया की किसी भी जेल को तोड़ देना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन उसके साथ ऐसा क्या हुआ था और उसे क्यों इन सारी जेलों में कैद करके रखा गया था, यही हम देखेंगे आज की इस मूवी की कहानी में। तो चलो घूम आते हैं एक खतरनाक कैदी की जिंदगी की जंग से। कहानी शुरू होती है जापान के एक शहर से, जहां हम एक प्रिजन वैन देखते हैं और इस प्रिजन वैन के जरिए कैदियों को जेल में ले जाया जाता है। तो इस बार ये प्रिजन वैन सीधा जापान की एक जेल में पहुंचती है, जो कि जापान की सबसे खतरनाक जेलों में से एक थी, क्योंकि यहाँ जापान के सबसे डरावने कैदी रहते थे। आज उस प्रिजन वैन से कुछ नए कैदियों को यहाँ लाया गया था, जिनमें एक नौजवान कैदी था जिसका नाम था रिकी। लेकिन अब उसे 10 साल की सजा मिली थी, क्योंकि कुछ दिन पहले उसने एक आदमी का बहुत ही बेरहमी से कत्ल कर दिया था। लेकिन उसने ऐसा क्यों किया ये हमें आगे चलकर पता चलेगा। हालांकि उसकी उम्र अभी कम थी, इसलिए उसकी सजा घटाकर 10 साल कर दी गई। फिर रिक्की को एक मेटल डिटेक्टर के पास खड़ा किया गया और चेक किया गया कि उसके पास कुछ है या नहीं। लेकिन डिवाइस बार बार ये दिखा रहा था कि उसके शरीर में मेटल मौजूद है। पुलिस ने काफी देर तक उसकी तलाशी ली, लेकिन उसके पास से कुछ भी नहीं मिला। इससे सबको शक हुआ कि रिकी ने अपने शरीर के अंदर कोई हथियार छुपा रखा है। तो उसे और अच्छे से चेक करने के लिए वहां की स्पेशल एक्सरे मशीन में डाला गया। फिर जब उसका पूरा शरीर चेक किया गया तो पता चला कि उसके शरीर के अलग अलग हिस्सों में कई सारी गोलियां फंसी हुई हैं और वही गोलियां असल में मशीन में डिटेक्ट हो रही थी। ये देखकर वहां के पुलिस अफसर काफी हैरान हो गए कि कोई इंसान अपने शरीर में इतनी सारी गोलियां लेकर कैसे जिंदा रह सकता है। इसी बीच वहां के 2 अफसर रिक्की से कहते हैं कि वो यहाँ एक डॉक्टर को बुलाएंगे और उसके शरीर से सारी गोलियां निकाल देंगे। लेकिन रिक्की तब उनसे कहता है कि इन सब की कोई जरूरत नहीं है, वो बिल्कुल ठीक है। गोलियां तो उसके शरीर के लिए दवा जैसी हैं, ये सब उसके लिए कोई मायने ही नहीं रखता। अफसर उसकी बात सुनकर हैरान रह जाते हैं। इसके बाद सारे नए कैदियों को एक सेल के अंदर ले जाया जाता है। अब हम पूरे इस जेल को देखते हैं। ये पूरी जेल लगभग 4 हिस्सों में बंटी हुई थी और इन 4 हिस्सों पर 4 अलग अलग कैदियों का राज था। इन चारों कैदियों को मिलकर कहा जाता था द गैंग ऑफ 4। ये लोग बहुत बड़े बड़े गैंग्स के लीडर थे और उनके पास जेल के वार्डन की इजाजत भी थी, यानी अगर वो यहाँ कोई गलत काम भी करते तो वार्डन उन्हें कुछ भी नहीं कहता, क्योंकि वो सब बहुत बड़े बड़े माफिया थे। और जेल में ताकि वो अपना राज चला सके, इसलिए उन्होंने बाहर से ही वार्डन को पैसे देने का इंतजाम कर रखा था। फिर अगले दिन जब सारे कैदी अपने अपने कामों में व्यस्त थे, तभी वहां नॉर्थ सेक्शन का एक कैदी आता है, जो उस सेक्शन के गवर्नर का राइट हैंड था, यानी उसका सबसे करीबी आदमी। उसका नाम था सैम। तो सैम और उसके साथी मिलकर माइक नाम के एक बुजुर्ग कैदी को बेवजह मारने लगते हैं। लेकिन माइक तो समझ ही नहीं पा रहा था कि वो लोग उसे ऐसे क्यों पीट रहे हैं। माइक वैसे भी हमेशा बहुत चिंता में डूबा रहता था, क्योंकि उसे अपनी वाइफ और बच्चे की बहुत याद आती थी। वो अपने बच्चे को बहुत छोटा छोड़कर इस जेल में आया था। वो अब इंतजार कर रहा था कि कब उसकी सजा पूरी होगी और कब वो अपनी वाइफ और बच्चे के पास जाएगा। और कुछ ही दिनों में उसकी सजा खत्म होने वाली थी, इसलिए वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड था। उसने जेल की कुछ चीजों से अपने बच्चे के लिए एक छोटा सा खिलौना बनाया था। लेकिन जब वो खिलौना उसके हाथ से गिर गया तो सैम ने उसे उठा लिया। फिर सैम माइक से कहता है, तू इस जेल से जल्दी बाहर निकलना चाहता है ना, लेकिन क्या तुझे पता है कि तू तभी बाहर निकल पाएगा जब मैं चाहूंगा। माइक उस खिलौने को वापस लेना चाहता था, लेकिन सैम ने उसी खिलौने से उसे चोट पहुंचाई और खिलौना तोड़ दिया। इसके बाद वो उसके करीब जाकर कहता है, मेरी इजाजत के बिना नॉर्थ सेक्शन की जेल से कोई भी कभी बाहर नहीं जा सकता, यहाँ तक कि बाहर जाने के लिए कोई अर्जी या अपील भी नहीं कर सकता। लेकिन माइक तब इसका विरोध करता है और कहता है कि जो वो लोग कर रहे हैं वो नाइंसाफी है। लेकिन ये सुनकर सैम बुरी तरह गुस्से में आ जाता है और फिर वो अपने आदमियों को लेकर माइक की जबरदस्त पिटाई करने लगता है। वो लोग माइक को इतना ज्यादा मारते हैं कि उसका पूरा चेहरा लहूलुहान हो जाता है। लेकिन ठीक उसी समय माइक की चीख सुनकर वहां रिक्की पहुंच जाता है और वो पीछे से सैम पर हमला करता है, जिससे सैम सीधा एक लोहे के कांटे स्टार कटर के ऊपर जा गिरता है। इसमें उसे बहुत गंभीर चोट लगती है। वो इतना घायल हो जाता है कि उसमें लड़ने की कोई ताकत ही नहीं बचती। इसके बाद सैम का ही एक आदमी रिक्की पर हमला करने आता है, लेकिन रिक्की जिस तरह से उसकी तरफ देखता है, उससे वो कैदी डर के मारे उसके ऊपर हाथ भी नहीं उठा पाता, बल्कि वो अपने लीडर सैम को लेकर वहां से भाग जाता है। इसके बाद दिखाया जाता है कि सैम का चेहरा बहुत बुरी तरह बिगड़ चुका था, इसलिए उसे रिक्की पर बेहद गुस्सा आ रहा था। वो अपने साथियों से कहता है कि उसका अगला टारगेट रिक्की है, वो उसे नर्क जैसी सजा देकर टुकड़ा टुकड़ा करके मारेगा। तभी सैम का एक साथी कहता है कि उन्हें रिक्की को पूरी तरह खत्म कर देना चाहिए। एक नया कैदी होकर भी उसने उनके बॉस पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे की। इसके बाद सैम सीधा जेल के वॉशरूम में जाता है, जहां एक गार्ड मौजूद था और इस गार्ड को सैम ने पहले से ही पैसे देकर अपने काबू में कर रखा था। वहां सैम गार्ड से माइक के बारे में पूछता है। वो जानना चाहता था कि माइक की रिहाई में कितना समय बाकी है। तब गार्ड बताता है कि कल सुबह ही उसकी रिहाई होने वाली है। ये सुनकर सैम उसे कहता है, तुझे मेरा एक अहम काम करना होगा, इसके बदले में मैं तुझे तेरी 1 महीने की सैलरी जितना पैसा दूंगा। गार्ड पूछता है कि काम क्या है। तब सैम कहता है, पहला, तुझे लॉन्ग नाम के एक कैदी को छोड़ना होगा जिसे बाकी सबसे अलग बांध कर रखा गया है, और दूसरा, माइक की रिहाई किसी भी तरह कैंसिल करनी होगी, इसलिए तू माइक के पास जाकर उसे बता देना कि उसकी रिलीज डेट बहुत आगे बढ़ा दी गई है। पैसे के लालच में गार्ड उसकी बात मान लेता है और फिर वो सीधा माइक के पास जाता है और उससे कहता है कि उसकी कल की रिहाई कैंसिल कर दी गई है। उसे अब और भी कई दिन इसी
इसी जेल में गुजारने होंगे। लेकिन माइक बहुत डर जाता है क्योंकि सैम के साथ तो वैसे ही उसकी दुश्मनी हो चुकी थी। अब अगर वो जेल में रहा तो सैम उसे बहुत टॉर्चर करेगा। इसलिए माइक गार्ड पर बुरी तरह गुस्सा हो जाता है और वो गार्ड से कहता है, मेरी रिक्वेस्ट रिजेक्ट हो गई, ये कह देना काफी था, लेकिन जब मुझे सरकार की तरफ से रिलीज की डेट दी गई थी तो अचानक वो कैसे कैंसिल हो गई? यकीनन इसके पीछे तुम्हारा ही कोई हाथ है। तब गार्ड उसे चुप कराने के लिए उसके शरीर पर हमला करता है। माइक को इससे बहुत तकलीफ होती है क्योंकि वैसे भी अपनी वाइफ और बच्चे से मिलने के लिए उसका दिल बहुत बेचैन था। इसलिए वो रोते रोते गार्ड से बार बार रिक्वेस्ट करता है कि उसे छोड़ दिया जाए, लेकिन गार्ड उसकी कोई बात नहीं सुनता बल्कि उसे पीट कर वहां से चला जाता है। माइक यहाँ बहुत ज्यादा टूट जाता है क्योंकि वो जानता था कि जब तक सैम नहीं चाहेगा तब तक वो इस जेल से कभी बाहर नहीं निकल पाएगा और अगर यहाँ रहना पड़ा तो उसे रोज रोज तिल तिल कर मरना होगा। इसीलिए उस रात माइक अपनी जान दे देता है और ये खबर तुरंत पूरी जेल में फैल जाती है। सारे कैदी माइक के लिए विरोध करने लगते हैं क्योंकि इस जेल में सबसे ज्यादा नाइंसाफी माइक के साथ ही हुई थी और माइक को सजा भी बिल्कुल बेवजह मिली थी। असल में हुआ ये था कि जब माइक की वाइफ को डिलीवरी पेन शुरू हुआ था तो माइक अपनी गाड़ी से उसे अस्पताल ले जा रहा था। तभी अचानक एक गाड़ी आकर उनकी गाड़ी से टकरा जाती है जिसमें माइक की कोई गलती नहीं थी, लेकिन उस एक्सीडेंट में एक पैसेंजर की मौत हो गई। इसी वजह से उसे कई सालों की कैद की सजा दी गई थी। यहाँ तक कि उसकी सजा पूरी हो जाने के बाद भी उसे जेल से रिहा नहीं किया गया। उधर देखा जाता है कि गार्ड माइक की डेड बॉडी को जेल से बाहर ले जाने के लिए ले जा रहे थे। रिक्की देखता है कि माइक के दोनों हाथों में अब भी हथकड़ी लगी हुई है। ये देखकर उसे बहुत बुरा लगता है। वो वहाँ मौजूद गार्ड्स के पास जाकर कहता है, क्या आप लोग इंसान हैं? आप लोगों के अंदर इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं है? इंसान इतनी तकलीफ झेल कर मर गया और आप लोग इस मरे हुए इंसान के हाथ में भी हथकड़ी लगाए हुए हैं। ये कहकर रिक्की अपने हाथों से हथकड़ी को बहुत आसानी से तोड़ देता है। इसे देखकर गार्ड बिल्कुल हैरान रह जाते हैं कि इतनी मजबूत हथकड़ी उसने इतनी आसानी से कैसे तोड़ दी। फिर रिक्की माइक की लाश पर वही खिलौना रख देता है जो माइक ने अपने बच्चे के लिए अपने हाथों से बनाया था, लेकिन सैम ने उसे तोड़ दिया था। रिक्की उस खिलौने को ठीक करके माइक के पास रख देता है ताकि उसकी आत्मा को कुछ सुकून मिल सके। लेकिन रिक्की को माइक के लिए बहुत दुख हो रहा था और सैम पर भी उसे बेहद गुस्सा था क्योंकि सैम और उसके साथियों की वजह से ही माइक की आज ये हालत हुई थी। फिर अगले दिन सुबह सारे कैदी वॉशरूम में नहाने जाते हैं। उनमें रिक्की भी मौजूद था। इसी दौरान रिक्की के पास सैम आता है और उसकी तरफ बहुत अजीब नजरों से देखता है। कुछ देर बाद जब सारे कैदी वहाँ से बाहर चले जाते हैं तब वहाँ वो कैदी आता है जिसका नाम था लॉन्ग, जिसे उस जेल में बांध कर रखा जाता था। लॉन्ग दरअसल एक बहुत विशाल कद काठी वाला इंसान था और वो बेहद ताकतवर भी था, इसलिए उसे हमेशा बांध कर रखा जाता था। इसी वजह से सैम ने गार्ड को कहा था कि उसे छुड़वा दो ताकि उसी के जरिए वो रिक्की को पिटवा सके। तब लॉन्ग आकर रिक्की को इतनी जोर की मुक्का मारता है कि रिक्की छिटक कर बहुत दूर जा गिरता है। लेकिन रिक्की भी बहुत साहसी और ताकतवर था, इसलिए वो भी उससे लड़ाई शुरू कर देता है। रिक्की लॉन्ग के पेट में ऐसा मुक्का मारता है कि उसका हाथ सीधा उसके पेट के अंदर तक चला जाता है। इससे वहीं पर लॉन्ग की मौत हो जाती है। दरअसल रिक्की के शरीर में अजीब तरह की शक्ति थी जो किसी आम इंसान के शरीर में नहीं होती। इसी बीच सैम रिक्की को मारने के लिए एक लोहे का तार काटा स्टील कटर ले आता है और उसे सीधा रिक्की के हाथ में घुसा देता है। लेकिन इतना सब होने के बाद भी रिक्की को कुछ नहीं होता, बल्कि रिक्की बहुत आसानी से उस तार कट्टर को निकालकर सैम के हाथ में घुसा देता है और उसका हाथ तोड़ देता है। उधर गार्ड वहाँ खड़े होकर उनकी लड़ाई देख रहे थे, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर रहे थे क्योंकि सैम ने उन्हें पैसे दिए थे। लेकिन इस बार रिक्की सैम को भी लॉन्ग की तरह इतना जोर का मुक्का मारता है कि उसका पेट फट जाता है और वहीं उसकी मौत हो जाती है। गार्ड समझ जाते हैं कि रिक्की कितना खतरनाक कैदी है और उसके शरीर में कितनी जबरदस्त ताकत है, इसलिए वो उसे पकड़कर वहाँ से ले जाते हैं। इसी बीच वहाँ लियो नाम का एक कैदी आता है जो इस समय जेल के नॉर्थ सेक्शन का गवर्नर था। वो रिक्की के पास आकर कहता है, तुम्हारे जैसे ताकतवर कैदी मैंने बहुत कम देखे हैं। लेकिन लियो की बात का रिक्की पर कोई असर नहीं होता। इसके बाद गार्ड्स उसे एक खास तरह के सेल में ले जाते हैं जो कुख्यात कैदियों के लिए बनाया गया था। वहाँ गार्ड्स उसे कैद करके छोड़ जाते हैं। लेकिन कुछ ही देर बाद रिक्की के सीने में एक अजीब तरह का दर्द शुरू हो जाता है और तभी उसे अपने अतीत की एक घटना याद आती है। जब रिक्की हाई स्कूल का स्टूडेंट था तभी उसके माँ बाप की मौत हो गई थी। तो एक दिन रिक्की अपने माँ बाप की कब्र पर जाने के लिए उनके गाँव आता है और उसी कब्रिस्तान में उसकी मुलाकात होती है जॉन नाम के एक आदमी से। रिक्की को पता चलता है कि जॉन कोई और नहीं बल्कि उसका सगा चाचा है। जॉन और रिक्की आज पहली बार एक दूसरे से मिल रहे थे। हालांकि जॉन रिक्की के बारे में अपने भाई से पहले ही बहुत कुछ सुन चुका था। उसने सुना था कि रिक्की मार्शल आर्ट्स सीख रहा है, इसलिए वो यहाँ आकर रिक्की से उसके मार्शल आर्ट्स के बारे में पूछता है। रिक्की तब उसे अपनी स्किल दिखाने लगता है, लेकिन उसका चाचा जॉन उसे तुरंत रोकर एक वार करता है क्योंकि उसने समझ लिया था कि रिक्की के अंदर अभी भी बहुत सी कमजोरियां हैं। पूरी तरह से मार्शल आर्ट्स सीखने के लिए उसे अभी बहुत वक्त लगेगा। जॉन खुद एक मार्शल आर्ट्स मास्टर था। ये बात रिक्की ने अपने पिता से सुनी थी, इसलिए रिक्की उसे बहुत अनुरोध करने लगता है कि वो उसे पूरी तरह से मार्शल आर्ट्स सिखाए क्योंकि इस दुनिया में अब उसके माँ बाप कोई नहीं थे। इसलिए उसे हर हाल में खुद को बहुत स्ट्रांग बनाना था, वरना इस दुनिया में उसका टिकना बहुत मुश्किल हो जाएगा। रिक्की की बातें सुनकर उसका चाचा जॉन उसे मार्शल आर्ट्स सिखाने के लिए राजी हो जाता है। वो उसी दिन से उसे ट्रेनिंग देना शुरू कर देता है और ट्रेनिंग के लिए रात में उसे कब्रिस्तान में ले जाता है। वो रिक्की से कहता है कि मार्शल आर्ट्स का सबसे बड़ा हथियार है अपने दिमाग पर काबू पाना और अपने अंदर छिपे गुस्से और क्रोध को बैलेंस करना। इसीलिए जॉन सबसे पहले उसे मेडिटेशन सिखाना शुरू करता है और वो रिक्की से कहता है कि मेडिटेशन ही है खुद को कंट्रोल करने का सबसे बड़ा हथियार। ये इंसान के मन की असली शांति को जगाता है, यहाँ तक कि ये इंसान को धैर्य रखना भी सिखाता है, जिसकी वजह से आगे चलकर किसी भी चोट या तकलीफ से इंसान को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, बल्कि इससे अपने आप इंसान के शरीर में और भी ज्यादा एनर्जी और मेहनत करने की इच्छा जाग उठती है। यही वजह है कि बाद में इंसान मार्शल आर्ट्स के लिए सख्त मेहनत कर पाता है। तो इस तरह कई दिनों की ट्रेनिंग के बाद जॉन रिक्की के लिए वहाँ एक पत्थर लाता है। वो अपने एक हाथ से उस पत्थर का एक हिस्सा तोड़ देता है। इसके बाद वो रिक्की से कहता
कहता है कि उसके शरीर के अंदर जितनी भी ताकत है उसे एक जगह इकट्ठा करो और इस पत्थर को तोड़कर दिखाओ। रिक्की जॉन की बात सुनकर बहुत ज्यादा प्रेरित हो जाता है, इसलिए वो पत्थर के सामने आकर अपने पूरे शरीर की सारी ताकत लगाकर उस पत्थर पर वार करता है और सचमुच वो पत्थर को तोड़ देता है। ये देखकर रिक्की खुद भी हैरान रह जाता है। इसके बाद जॉन लगातार रिक्की की तरफ एक के बाद एक पत्थर फेंकने लगता है और रिक्की भी हर एक पत्थर को तोड़कर चूर चूर कर देता है। फिर जॉन एक बहुत बड़ा पत्थर